अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे वजीर आजम साहब का क्या रद्दमल था। उनके जो आसपास के लोग हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या फील किया। तुर्किया जो टर्की है, तुर्किया यानी नया नाम उसका, वहाँ जाने से कबल ऐवान वजीर आजम के क्या हालात थे, कुछ इस पे भी बात करते हैं। और साथ साथ में ये कि नए आर्मी चीफ अब क्या करेंगे, क्या इमरान खान की सियासत खतरे में है, क्या नवाज शरीफ की सियासत बेहतर होगी उनके आने से, सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने, खैर अब तो ये बात खुल के सामने भी आ गई है, कुछ लोगों से उन्होंने बातें भी की है, कुछ अपने करीबी साथियों से भी जो जो उनके करीब हैं, कि मेरे पे उस वक्त बहुत दबाव था। और दबाव किस चीज़ का था कि जो नई वो अपॉइंटमेंट कर रहे थे आर्मी चीफ की, उस वाले से बहुत से उनके जो करीबी लोग हैं वो उनको कुछ नाम सजेस्ट कर रहे थे। कुछ उनको अंदर से ही दबाव था। और मैं इस वीडियो में शायद ये बात करना भूल जाऊं, GHQ गेट नंबर 4, ये लोगों ने बड़ा इसका तस्करा सुना है। ये आखिर चीज़ क्या है, इसका क्या किस्सा है और सियासतदानों के लिए कितना मुफीद साबित होता है, इसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूंगा और आपको बताऊंगा गेट नंबर 4 आखिर GHQ का गेट नंबर 4 मशहूर क्यों हुआ। तो किस्सा ये है कि इस आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से पहले कुछ लोग, ज़ाहिर बात है 6 लोग कैंडिडेट थे, बहुत से लोग अपनी अपनी जगह पे कोशिशें कर रहे थे। और हर शख्स जिसके कोई करीबी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अगर बासर हों, ज़ाहिर बात है बासर ही होंगे, जो जर्नैल होते हैं उनके जानने वाले, तो वो लोग अपनी अपनी जगह पे कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी इन कैंडिडेट में से कोई, वो उनका जो अजीज़ है, रिश्तेदार है, जानने वाला दोस्त है, वो अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ बन जाए। और ये कोशिशें सबने की भी। बिलाखिर जाने वाले आर्मी चीफ ने भी ये कोशिशें की और वो अपनी मर्ज़ी का 2 लोग थे जिन जिन पे वो चाहते थे कि ये 2 लोग आर्मी चीफ बने, वो लेकिन वो दोनों ही आर्मी चीफ नहीं बन सके। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म पर जो दबाव था वो उन्हीं की जानिब से था, यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से था। जाने वाले आर्मी चीफ की ख्वाहिश कुछ और थी। वो ये समझते थे कि 6 साल में जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, जो वाइंड अप किया, जो चीज़ें हुई, उनको बेहतर अंदाजे से इसका इल्म है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में नज़र आती है। यानी बहुत से लोगों को, सियासतदानों को सपोर्ट किया जाता है, और किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, कैसे लाया जाता है, ये खैर अब सबको पता है। और मैं क्या, अब तो DG ISI भी एतराफ़ करते हैं, जनरल बाजवा निजी महफिलों में भी और सामने खुल के आके भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि हम सियासी मुदाखलत करते हैं। लेकिन ये GHQ का गेट नंबर 4 क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? तो अगर आप देखें तो मुख्तलिफ आपको शेख रशीद और बाकी लोग कहेंगे कि फ़लाँ जो है ये गेट नंबर 4 की पैदावार है। बेसिकली अगर आप GHQ गए हैं तो काफ़ी इसके गेट तो हैं, लेकिन दरअसल ये आप इन मानों में इस्तेमाल होता है कि जो सियासी लोग हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही वो आगे बढ़ते हैं, इन पर कभी केसेस नहीं बनते। शेख रशीद साहब पर ये हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की वो GHQ गेट 4 की पैदावार हैं, और वो दूसरों से भी कहते हैं कि आप हो पैदावार। नवाज शरीफ साहब पे भी एक अरसा तक ये इल्ज़ाम लगता रहा, भुट्टो साहब पे ये इल्ज़ाम लगता रहा, फिर इमरान खान साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार भुट्टो। इमरान खान ने हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत तो की है, और वो भी अपनी हुकूमत जाने के बाद। इससे पहले जो मुखालफत है हुकूमत के अंदर रह के, वो मियाँ नवाज शरीफ कर चुके हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो कर चुके हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी हिमायत के साथ ही कहीं ना कहीं ये ताकत में आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना किबला दुरुस्त किया। और सब वो लीडर जो हुकूमत से बाहर चले जाते हैं, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। लेकिन गेट नंबर 4 के, जिस तरह आर्मी के कुछ अहबाब जो हैं वो बताते हैं कि 2018 में हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, वो क्या था, वो यही था कि मुख्तलिफ उम्मीदवार, जनूबी पंजाब महाज बना, बहुत से लोगों को अंदर कर दिया गया। हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा मिली, उसमें एक नून के जितने बड़े लोग थे वो किसी ना किसी तरह जेलों में गए, कुछ लोग नाअहल हुए, कुछ लोग इलेक्शन नहीं लड़ सके। और मेरे भी कई जानने वाले हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उन्हें कहा गया कि ये गद्दार हैं, इनकी पार्टी से आप इलेक्शन ना लड़े। ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक माहौल बनाया गया। फिर पूरे पाकिस्तान में एक अफवाह बनी कि अब भाई ये लोग नहीं आ रहे और इमरान खान आ रहा है, और इस माहौल से भी लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जो आजकल गालिबन
عمران خان صاحب کا بن رہا ہے، یعنی عوام میں ان کی مقبولیت اپنی جگہ ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب کی ہمیں مقبولیت نظر آتی تھی، لیکن الیکشن کے قریب ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا 2018 میں کہ لگتا تو یہ تھا کہ نواز شریف وغیرہ ہی دوبارہ جیت جائیں گے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ اسی طرح آج عمران خان صاحب کی مقبولیت لگتا تو یہ ہے کہ آج ہی وہ جیت جائیں گے، لیکن درمیان میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ نظر آتی ہے، فی الحال جو سامنے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو محسوس کرنے والے محسوس کر رہے ہیں۔ تو گیٹ نمبر 4 میں آپ کو بہت سی سپورٹ حاصل ہوتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم یہ تجربے جو کرتے ہیں یہ ٹھیک ثابت ہوں گے، لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ ہوا اور بڑا ہی زبردست سٹیپ لیا کہ اس کو لیڈ کرنے والے یعنی جنرل باجوہ نے بھی تسلیم کیا، ISI کے چیف نے بھی تسلیم کیا کہ بھائی اب فروری سے ہم نے ساری مداخلت بند کر دی ہے اور اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو معاملہ ہے جو انہوں نے کہا ہے یہ قائم رہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے کسی پہ بھی ہاتھ نہ رکھا تو پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو حکومت بنے گی اس کے پیچھے اس کو لانے میں، اس کو گرانے میں کہیں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا، ورنہ اس سے پہلے تو ہم جتنے سال دیکھتے ہیں کسی کو کبھی لایا جاتا ہے اور کبھی کسی کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو وہ تمام باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس میں کچھ اپڈیٹس ایسی بھی ہیں جو شیئر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔